नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरिश्ता टाइम्स। धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। प्रिया चौधरी, आपने इनका नाम सुना होगा, काले कपड़े पहनती हैं। दोस्तों, ये प्लूरल्स पार्टी की प्रेसिडेंट हैं। एक पार्टी इन्होंने बनाई है और हाल के दिनों में काफी चुनाव भी लड़ चुकी हैं और काफी सक्रिय रहती हैं बिहार में। बहुत पढ़ी लिखी हैं, लंदन से पढ़कर आई हैं, राजनीतिक परिवार से ही आती हैं। पिछले कई चुनाव में ये बिहार में सक्रिय रही हैं। देखिए, सीट निकालना ना निकालना अलग बात है, लेकिन ये चुनाव लड़ती आई हैं। इस चुनाव में इन्होंने एक ऐसी शिकायत की है जो आज से पहले कभी नहीं की थी। कभी भी इन्होंने कोई शिकायत ऐसी नहीं की थी, लेकिन इस बार की है। इनका ये कहना है कि जो वोट इन्होंने बकायदा गिने थे, लिस्ट बनाकर, बकायदा इनकी मां का वोट भी इनको नहीं मिला है। दोस्तों, पुष्पम प्रिया ने चुनावी नतीजे आने के बाद कहा है, ईवीएम रिगिंग में इस बार मेरी मां, घर व मोहल्ले में रिश्तेदारों तक के वोट बीजेपी उम्मीदवार को ट्रांसफर। हर बूथ पर सैकड़ों वोट मैनिपुलेशन का साफ प्रमाण। वोटर हतप्रभ की वोट कहां गए। जहां सैकड़ों वोट मिले, उन बूथों पर भी संख्या 0 से 2 या 5 से 7 तक। हर बूथ पर एक सा पैटर्न। सांख्यिकीय रूप से यह असंभव, शायद जिसे ईवीएम मैनिपुलेट करने का काम दिया गया उसे बताया नहीं गया कि इस बार मैं अपने गृहनगर से चुनाव लड़ रही हूं, जहां मेरे गिने हुए हजारों वोट हैं। इस बार आप लोगों ने बड़ी चूक कर दी। पुष्पम प्रिया कह रही हैं कि ये खेल लंबे वक्त से चल रहा है, लेकिन इस बार आपसे चूक ये हो गई कि जिसने मैनिपुलेट किया उसको यही नहीं बताया गया आपके द्वारा कि इस बार वो जहां से चुनाव लड़ रही है, पुष्पम प्रिया, वो उनका गृहनगर है। पुष्पम प्रिया कह रही है कि उनकी मां का वोट भी उनको नहीं मिला। उनके लंबी चौड़ी बात लिखी है और उन्होंने कहा है, ये ईवीएम मैनिपुलेशन कैसे होता है, ये गंभीर शोध का विषय है, पर ये होता है, इसमें आप कोई संदेह मत रखिए। हाँ, मेरे अनुभव से तरीका यह है कि मुख्य विपक्षी दल गठबंधन के उम्मीदवार अर्थात पेपर पर नंबर 2 के वोट को टच नहीं किया जाता। इसका उपयोग किसी नए दल के लोकप्रिय उम्मीदवार पर किया जाता है और ये एक सीट पर एक उम्मीदवार के साथ ही संभव होता है। इसीलिए जहां 2 नए लोकप्रिय उम्मीदवार हो, वहां एक का ही वोट बुरी तरह से प्रभावित होगा, दूसरे का या अन्य निर्दलीय इत्यादि का यथावत रहेगा। इसीलिए क्या लोकतंत्र में इस तरह का स्ट्राइक किसी ने देखा भी है क्या? कोई आसमान तो थोड़ी उतर गया बिहार में जिसके बदले में कुछ इतना बड़ा उपहार मिलेगा। ये तो पूरी तौर पर मशीनरी मैनेजमेंट का ये परिणाम है। ईवीएम की सुनामी इसी रूप में आई है और कई लोगों का स्ट्राइक रेट, जिनका कैंडिडेट और कई तरह के चयन में सब चीजों को लोगों ने देखा है। बिहार का क्या होगा भैया? 2,90,00,000 बिहारी जो बाहर में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके मन में सपना था कि बिहार का बेटा बिहार में काम करेगा, बिहार में बदलाव जब होगा। कहीं जमीन पर थी ही नहीं एनडीए, न गली में थी, न गांव में थी, न टोला में था, न कूचा में था, न सड़कों पे था। ये था कहां? बावजूद भी परिणाम इस रूप में। तो इस मशीनरी के खेल को हर कोई समझता है और मशीनरी जब तक है, लोकतंत्र नहीं सुरक्षित है। माफ करिएगा, मेरी बात हो सकता है आपको हंसी लगे, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए एक घातक है। विकसित राष्ट्र दुनिया का कोई मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि भारत के अंदर में इतना बड़ा जहां लोकतंत्र है, वहां लोकतंत्र को कुचला जा रहा है ईवीएम की सुनामी लाकर जला दे। दोस्तों, जब से चुनाव शुरू हुआ है, मैं तभी से आपको एक बात बोलता हुआ आ रहा हूं कि बिहार का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होगा। बिहार का चुनाव एक ऐसा चुनाव साबित होगा जो इस देश ने जो पहले ना देखा होगा, ना आगे देख पाए शायद। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे क्या कारण है, मैं सारे कारण आपको बताऊंगा। बिहार के चुनाव ने जहां एक तरफ साबित कर दिया कि अगर मेरी सरकार है तो मुझे अब कोई नहीं हिला सकता। बिहार ने यह साबित कर दिया कि
जिसे चाहे जिता कर भी हराया जा सकता है। यानी बेशक सीट जीत गए नीतीश कुमार, परंतु वो हारने से भी बुरे हैं, न इधर के न उधर के। बिहार के चुनाव ने यह भी दिखा दिया कि विपक्ष चाहे कितने भी शोर शराबा कर ले, चाहे कितना भी सड़क पर कूद ले, चाहे कितने भी आरोप प्रत्यारोप लगा ले, परंतु सरकार जो चाहेगी वही होगा। बिहार के चुनाव ने यह भी साबित कर दिया कि जिसके पास संसाधन होगा अब इस देश में वही चुनाव लड़ेगा। जो चुनावी पंडित है वो बता रहे हैं कि बिहार का इस बार का चुनाव देश के इतिहास का, बिहार का सबसे महंगा चुनाव है। इस चुनाव में जितना पैसा, चाहे वो सरकारी खजाने से गया हो या प्राइवेट में गया हो लिफाफों में, सबसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। 10,000 रुपए चुनाव से एक दिन पहले किस तरह महिलाओं के खाते में डाले गए, ये सब आपने देखा है। परंतु आज ये विषय नहीं है। आज विषय है कि इतिहास में क्या नाम, कैसे नाम दर्ज करा गया कल बिहार का अगर जिक्र होगा तो बिहार में चंपारण का जिक्र भी होगा, बिहार में गांधी जी के दांडी मार्च का भी जिक्र होगा, बिहार में जयप्रकाश नारायण का भी जिक्र होगा, तो सामाजिक क्रांति के योद्धा कर्पूरी ठाकुर का भी जिक्र होगा। परंतु इन सब के बावजूद कल जो चुनाव का परिणाम बिहार का आया, उस बिहार के चुनाव ने कहीं ना कहीं यह साबित करने का प्रयास किया है कि जो तंत्र है, चाहे वो सरकारी तंत्र है, चाहे वो सरकार का तंत्र है, वो किस तरह वोटरों को लुभा सकता है, लुभाने का नाटक कर सकता है, समाचारों के पर अपना माहौल बना सकता है, समाचारों के जरिए पब्लिक में ये मैसेज दे सकता है कि हम लोग एग्जिट पोल में जीत रहे हैं। परंतु धरातल की कहानी जब पता चलती है, जब धरातल पर कोई उतरता है। प्रधानमंत्री कल जीत का जश्न मना रहे थे और जीत के जश्न में प्रधानमंत्री कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहे थे, विपक्ष को आड़े हाथों ले रहे थे और राष्ट्रीय जनता दल को बोल रहे थे कि दोनों के दोनों मुंह छुपाते घूमेंगे। प्रधानमंत्री की भाषा इस तरह की है, पहले एक बार सुन लीजिए, फिर मैं इसका विश्लेषण करता हूं। मैं आरजेडी को सांप सूंघा हुआ है और जैसे मैंने बिहार चुनाव के समय कहा था, बहुत जल्द दोनों का झगड़ा अब खुलकर सामने आने वाला है। मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। बिहार का चुनाव उन तमाम गोदी पत्रकारों के लिए उत्साह का चुनाव था जो चाहते थे कि किसी भी तरह बीजेपी की सरकार बने। बीजेपी की सरकार बन रही है, परंतु प्रधानमंत्री की भाषा किस तरह की है आपने देख लिया। प्रधानमंत्री कांग्रेस को मुस्लिम लीग के साथ जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ये भूल जाते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल में किसके साथ सरकार बनाई थी। प्रधानमंत्री ये भूल जाते हैं कि जो राष्ट्रीय जनता दल की जो मखौल उड़ा रहे हैं, वो ये भूल गए कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ये भूल गए इस जश्न में कि लाल किले से एक, जहां ये जश्न मना रहे थे वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही 10 तारीख को किस तरह का बम ब्लास्ट हुआ है, कितने लोग वहां मरे हैं। क्या जश्न मनाना जरूरी था? सवाल ये भी उठता है। जीते हैं आप, कैसे जीते हैं ये आपको पता होगा या तंत्र को पता होगा, परंतु आप ये देखिए कि इस चुनाव ने जहां बीजेपी 89 सीटें, 90 में एक कम सीटें जीती, वहीं नीतीश कुमार 85 सीट जीतते हैं। परंतु नीतीश कुमार का भविष्य क्या है? क्या बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी? और अगर बनाएगी तो कितने दिन मुख्यमंत्री रखेगी? सोचने वाली बात तो ये भी है। पर अगर बीजेपी ना चाहे तो भी, क्योंकि उसके साथ 117 विधायक हैं, 117 विधायकों में भी बीजेपी 5 साल राज कर सकती है। जब तंत्र उनके हाथ में है
सब कुछ उनके हाथ में तो चला सकती है। नीतीश कुमार अब किसी भी तरह से उधर नहीं जा सकते आरजेडी के पाले में। नीतीश कुमार को बीजेपी अपने यहाँ बनाए ना बनाए वो उनकी मर्जी है, बनाएंगे भी तो परमानेंटली कितने दिन के लिए बनाएंगे ये सोचने वाली बात है। बिहार के इतिहास में पहला एक ऐसा व्यक्ति होगा जो इतने विधायक जीतकर भी, कहां 43 विधायक जीतकर बीजेपी ने पिछली बार सीएम बनाया था बिहार का, कहां अब 85 जीतकर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे शायद, ऐसा लोग बोल रहे हैं। क्योंकि बीजेपी हर हाल में अब बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। खैर, दूसरा इतिहास यह लिख गया कि बिहार की धरती पर बिहार के लोगों ने, क्या बिहार के लोग इतने लालची है कि 10,000 में अपनी वोट बेच देंगे? ऐसा नैरेटिव बीजेपी ने बना दिया, ऐसा नैरेटिव जेडीयू ने बना दिया कि हमने 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाले इसलिए हमें महिलाओं ने वोट दिया। तो क्या इतिहास में यह दर्ज हो गया कि पैसे देकर चुनाव जीता जा सकता है? जी हां, अगर बीजेपी और जेडीयू की बातों पर आया जाए तो यह हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस इस चुनाव परिणाम को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है ये जनता का फैसला नहीं है। अगर जनता का फैसला होता तो ये इतना मैनिपुलेटेड सीटें ना आती। क्या बोले राहुल गांधी? उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। पहली बार चुनाव लड़े छपरा से अभिनेता खेसारी लाल यादव भी जनता का आभार व्यक्त कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं मैं अब आपके बीच में रहूंगा, आपकी बातों को सुनूंगा। तो नमस्ते, प्रणाम। पूरी छपरा की जनता को दिल से प्रणाम और पूरे बिहार की जनता को दिल से प्रणाम कि आप लोगों ने बहुत प्यार और स्नेह हमें दिया। और हार जीत अपनी जगह पे होती है और ज़िंदगी से हम लोग इतना हारे हैं ना कि क्या बताएं, और हार के ही यहाँ तक खड़े हैं। तो आप सबका स्नेह, आप सबका दुलार मुझे एक बेटे की तरह मिला। वोट लेना और जीत दर्ज करना ये मेरे लिए कभी विषय रहा ही नहीं। मैं हमेशा से एक बेटे की तरह आप लोग के बीच में रहना चाहता था और रहूँगा भी, और आगे भी प्रयास करूँगा कि बेटे की तरह ही आप सबका दुलार और प्यार और स्नेह लूँ मैं। और हमने प्रयास की और हमारी पूरी टीम ने, जितने भी लोग मेरे से जुड़े थे, सब ने बहुत मेहनत की। तो जीत हार अपनी जगह पे है। हमेशा से आप सबका सम्मान मेरे दिल में और मेरे जुबां पे आप लोग के लिए हमेशा से सम्मान रहेगा कि आपने बहुत, और जितनी भी जनता मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दी, मैं जहाँ भी गया हूँ, जिस घर में गया हूँ, हर लोगों ने मुझे एक बेटे की तरह अपना प्यार और दुलार से एकदम तौल दिया और दिल में बसाया। वो मेरे लिए बड़ा विषय था और मैं खुश हूँ इस बात से कि आप लोगों ने फिर से मुझे ना मेरी वो ज़िंदगी याद दिलाई जो मैं बहुत पीछे छोड़ चुका था। वो गलियाँ, वो प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को बहुत फेस किया था और शायद जब मैं मुंबई गया तो उस प्रॉब्लम से लड़ा और मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा भी किया। बट मुझे आप सबसे कोई गिला शिकवा नहीं है और मुझे कोई अफसोस इस बात का नहीं है कि हाँ चीज़ें गलत हुई, सही हुआ नहीं। हार जीत मेरे लिए कभी मायने नहीं रहा। और राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम पहले दिन से ही कहते आ रहे हैं कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं है, एक तरफा चुनाव जा रहा है। अगर एक तरफा चुनाव था तो फिर चुनाव लड़ने की जरूरत कहां थी। लेकिन अगर चुनाव ना लड़े तो फिर जनता कहेगी डर गए, या बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा मीडिया है वो कहेगा डर गए। पप्पू यादव भी निकल कर आए हैं। पप्पू यादव ने भी कुछ कहा है, एक बार सुन लीजिए। और साथ में आदित्य ठाकरे ने भी बोला है कि जो हाल हमारा महाराष्ट्र में किया था बीजेपी ने, वही हाल जेडीयू का अब बिहार में कर दिया है। क्या 10,000 रुपया देके 20,000 करोड़ रुपया में बिहार की वोट खरीदी जा सकती है?
क्या यही अब बच गया? डेवलपमेंट, विकास, नौकरी, रोजगार, पलायन, कोई मुद्दा नहीं। मुद्दा बस 6 दिन पहले 20,000 करोड़ रुपया सरकार का हाथ में दो और वोट लो। अब मुद्दे क्या बचेंगे? आप रोजगार के मुद्दे बचेंगे क्या? और एसआईआर क्या है? और एसआईआर में किसके वोट 69 लाख कटे? क्या इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? और क्या ऐसा मैंडेट का बिहार की जनता में कोई हवा था? मैं मानता हूं कि सरकार एनडीए की बनती, लेकिन क्या ये मैंडेट था जनता का, या हम लोग से कोई गलती हुई? आयोग का बहुत ही मन से अभिनंदन करना चाहता हूं, दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं कि जो उन्होंने प्रयोग किया भाजपा के लिए, जो उनके मालक है चुनाव आयोग के भाजपा, उनके लिए जो प्रयोग किया, एसआईआर का हो, 65 लाख मतदाताओं को यादी से निकालना हो, वो आज यशस्वी दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि दो बात, एक, क्या नीतीश कुमार जी असल में सीएम बन पाएंगे भाजपा के खेल के साथ? दूसरी बात, मैं सिर्फ यानी कोई बड़ा आदमी नहीं हूं उनको सलाह देने के लिए, लेकिन अपनी पार्टी को एक साथ रखें, क्योंकि जो हमने भाजपा करीबी से देखी आज की भाजपा, वो उनके साथ भी खेल हो सकता है। तो निगाह खुली रखें, नजर खुली रखें। तो ये स्कीम्स निकाली गई महिलाओं को 10,000 रुपए देना, क्या आपको लगता है कि हर जगह ये स्कीमों को? मैं बिल्कुल नहीं मानता कि ये महिलाओं की जो स्कीम्स है वो वोट को ऐसे घुमाती है। महिलाएं बहुत विचार करके, विमर्श करके इस पे मतदान करती है। जो महिला वोटर होता है, आपने देखा होगा पहले इतिहास से ही अभी तक, पिछले 75 साल में, समाज का विचार करती है, ना कि खुद का। कभी भी उन्होंने पैसा के लिए वोटिंग नहीं किया, फिर वो 1,500 या लाडली बहना हो या 10,000 हो, उन्होंने नोट देख के वोट नहीं दिया है, उन्होंने चेहरा देख के वोट किया है। लेकिन शायद यह भी एक कारण बनते जा रहा है कि देखो हमने लाडली बहना लाई, महिलाओं ने बहुत भारी संख्या में वोटिंग किया, तो वोट चोरी को जस्टिफाई करने के लिए महिलाओं को आगे ला रहे हैं। खास करके बिहार जैसे राज्य में, जहां राजनीति हर एक के नस में है, आमतौर पे राजनीति पे बात होती है, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ऐसे कोई स्कीम पे महिलाओं ने वोटिंग किया होगा। लेकिन ये बात साफ है कि वोट चोरी तो हुई है, क्योंकि भाजपा जो 105 सीट लड़ी थी, कितने सीटें जीती है? 95 सीट तो जीती है। तो ये जो मैजिक है, ये जो जादू है, वो तो चुनाव आयोग का है। एएमआई ने नीतीश कुमार को ऑफर दिया है कि आप अब इधर आ जाइए और उप मुख्यमंत्री ले लीजिए। 4 विधायक हमारे, हमें मंत्री, वो मुख्यमंत्री दे दीजिए। 5 विधायक है, 5 विधायक हमारे हैं, हमें मुख्यमंत्री दे दीजिए, बाकियों को मुख्यमंत्री दे दीजिए और बीजेपी को हटा दीजिए। इस तरह की बात है, इस तरह का ट्वीट भी उन्होंने किया है। खैर, अब जितने में उतनी बातें बनेंगी, परंतु आज हम बिहार के इतिहास की बात कर रहे हैं। बिहार में बम्पर वोटिंग हुआ, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पिछले आजादी के बाद के। परंतु इस न्याय की धरती से जिस तरह से चुनाव परिणाम आया है, कभी कांग्रेस का ऐसा चुनाव परिणाम नहीं आया जब कांग्रेस अकेली चुनाव लड़ती थी या छोटी मोटी पार्टियां हुआ करती थी। लालू की कभी आंधी नहीं आई इस तरह की, नीतीश कुमार की ऐसी आंधी नहीं आई, परंतु बीजेपी की आंधी आ गई साहब। बीजेपी के साथ जो रहा वो आगे बढ़ गया। बीजेपी के साथ रामविलास पासवान के लड़के रहे, उन्हें 19 सीट मिल गई। हम रहा साथ में मांझी, उसे 5 सीट मिल गई। और जो उपेंद्र कुशवाहा 0 पर बैठा हुआ था, उसको भी 4 सीटें मिल गई। यानी ये जीत किस तरह से बिहार की राजनीति का इतिहास बन गया है। ये चिराग पासवान को 19 सीट जीताकर भी इतिहास बना गया। ये 89 सीट जीतकर बीजेपी का भी इतिहास बना गया। ये 85 सीट जीतकर भी जेडीयू प्रभावी नहीं है। सरकार में बीजेपी चाहे तो ले ले, ना चाहे तो ना ले, ये भी एक इतिहास बना गया। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने न्यूनतम प्रदर्शन पर आ गई, ये भी इतिहास बना गया। आरजेडी अपने न्यूनतम पर आ गई, ये भी इतिहास बना गया। उपेंद्र कुशवाहा अपने मैक्सिमम पर आ गए, ये भी इतिहास बना गया।
तो ये बिहार का चुनाव चाहे किसी भी तरह से हुआ हो, परंतु ये ऐतिहासिक चुनाव है। इस चुनाव ने एक तरफ दिखाया है कि पैसा क्या किस तरह से बहाकर चुनाव जीता जा सकता है, और दूसरी तरफ सारे मुद्दे, बेरोजगारी खत्म, भुखमरी खत्म, पलायन खत्म, कोई मुद्दा इन चुनावों में प्रभावी नहीं हो पाया। ये भी अपने आप में इतिहास हो गया कि आपके पास अगर पैसा है, आपके पास अगर तंत्र है, आपके पास अगर सरकार है, तो आप चुनाव जीत सकते हो। और अगर आपके पास पैसा भी नहीं है, तंत्र भी नहीं है, सरकार भी नहीं है आपकी केंद्र में, तो फिर आप चुनाव नहीं जीत सकते। बीजेपी वाले भी खुद इस जीत को, कई लोग मानने को तैयार नहीं कि हम इतनी बम्पर सीट ला सकते हैं। वही चुनावी पंडितों के आंकड़े भी धरे के धरे रह गए। जिस तरह महाराष्ट्र में धरे रह गए, हरियाणा में धरे रह गए, अब बिहार में रह गए। अब आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में भी यही हाल होगा, और मुझे लगता है तमिलनाडु में भी यही खेल संभव है हो जाए। चुनाव ना रहकर अब मैनिपुलेशन का खेल रह गया है। ये बिहार ने लिख दिया है, ये इतिहास में दर्ज हो चुका है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।